नमस्कार विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं की हिंदी आधार की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में प्रदत्त कहानी नमक का अध्ययन करेंगे। यह कहानी उर्दू साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर रजिया सज्जाद ज़हीर जी द्वारा रचित है। इस कहानी को हम 2 वीडियो में समझेंगे। पहली वीडियो में हम इस कहानी के सारांश को पढ़ेंगे ताकि कहानी के मूल भाव, उसके मर्म को हम स्वयं समझ सकें, अनुभव कर सकें और कहानी के उद्देश्य पर चिंतन कर सकें। तत्पश्चात अगली वीडियो में हम इस कहानी से संबंधित प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे, जिससे बोर्ड की परीक्षा में आपकी तैयारी हो जाएगी। तो यह कहानी शुरू होती है। सफिया पड़ोस के घर में हो रहे कीर्तन में गई है। वहां एक सिख बीबी की छवि में उन्हें अपनी मां नजर आती है। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें, जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। सिख बीबी से सफिया की बातचीत हुई। उस बातचीत के दौरान सफिया को पता चलता है कि सिख बीबी लाहौर की रहने वाली है। सिख बीबी की बात बात में साडा लाहौर का जिक्र आ ही जाता है। सिख बीबी को यह भी पता चलता है कि सफिया अगले ही दिन लाहौर जाने वाली है। सफिया ने उस बातचीत में 1-2 बार बीच में पूछा भी, माता जी, आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। सफिया अगले दिन लाहौर अपने भाइयों और रिश्तेदारों के पास जा रही थी, तो उसने सिख बीबी से लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा। सिख बीबी ने धीरे से कहा, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। लाहौर में अपने भाइयों और रिश्तेदारों की मोहब्बत एवं खातिरदारियों के बीच सफिया के 15 दिन कैसे बीत गए उसे पता ही ना चला। सफिया भारत वापस आने के लिए सामान रख रही थी, पर उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी सेर भर नमक रखने की। उसने अपने भाई से, जो कि पुलिस अफसर था, इस समस्या के बारे में बात की। क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूं, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए। मेरी मां ने यही मंगवाया है। भाई को मां के जिक्र का मतलब नहीं समझ में आया, क्योंकि मां को गुजरे हुए तो जमाना हो गया। फिर वह बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो। निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी? छुपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के, जता के ले जाऊंगी। भाई, यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून, अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरौवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते?
आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूं कि वह ड्यूटी ना करें। एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का। शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घूमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बताए देता हूं, आप ले नहीं जा पाएंगी, और बदनामी मुफ्त में हम सब की होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? सफिया गुस्से में आ गई। गुस्से में बोली, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता, तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही हो जाती भैया। भाई बहन को भावुक होते देख सिर हिलाकर चुप हो गया। भाई के जाने के बाद गुस्से के मारे सफिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अगले दिन उसे जाना था, इसलिए पैकिंग रात भर में ही करनी थी। जब सफिया का गुस्सा उतर गया, तब भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे हावी हो रही थी। सफिया अंतर द्वंद्व से गुजर रही थी। मन मस्तिष्क में तरह तरह के विचार। कस्टम वालों के सामने सीधे ले जाकर नमक की पुड़िया रख देगी, और अगर कस्टम वालों ने न ले जाने दिया तो नमक नहीं ले जाएगी। लेकिन अगले ही पल भावनाएं हावी हो जाती और बोलती, सैयद अपना वादा नहीं तोड़ते। दिमाग भाई की बातों को समझ रहा था कि नमक ले जाना इतना आसान ना होगा। भारत से पाकिस्तान आने के समय उसने देखा था कि कस्टम वाले फलों की टोकरियां नहीं देख रहे थे। अतः सफिया ने नमक को कीनों की टोकरी में छुपा कर ले जाने की बात तय की। कीनू की टोकरी उसके किसी रिश्तेदार ने भारत और पाकिस्तान की मोहब्बत के मेवे के नाम पर उपहार में दी थी। टोकरी खाली करके सफिया ने जल्दी जल्दी टोकरी की तह में नमक की पुड़िया रख दी। अगले दिन सफिया अपने भाई, भतीजे, भतीजियों की यादों के साथ लाहौर की खूबसूरत जमीन की याद को समेटे फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा, तो सफिया ने एकदम से फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। और वह कस्टम अधिकारी के पास पहुंचकर बोलती है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। फरमाइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं। अपने अजीजों से मिलने आई हूं कि? जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी। वह लोग इधर आ गए। आपको आपको भी शायद इधर आए? जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफिया ने नमक की पुड़िया के बारे में कस्टम अधिकारी को सब कुछ बता दिया। कस्टम अधिकारी ने पुड़िया को सफिया के बैग में रख दिया और भावुक होते हुए बोला, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को
यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। रेलगाड़ी आगे बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। सफिया को पता ही ना चला कि कब लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक जमीन थी, एक जबान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गालियां भी एक ही सी थी, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। अमृतसर में कस्टम की जांच के दौरान सफिया नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी, जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। वह कस्टम अधिकारी सफिया को अपने ऑफिस में ले गया और उसके सामने किताब रखकर उसका पहला सफ़ा खोल दिया। किताब नजरुल इस्लाम की थी। टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमशुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीजन हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। नजरुल और टैगोर को हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम यहाँ आ रहे थे, इसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता में रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। कस्टम अधिकारी थोड़ा झुंझला से गए। सफिया ने भी बात को खत्म करना ही उचित समझा। चाय पीते पीते सुनील दास गुप्त बोले, वैसे तो ढाब कोलकाता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के ढाब की क्या बात है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने सफिया के बैग में पुड़िया रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ? धन्यवाद। अब हम अगली वीडियो में इस कहानी से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे।